नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मीडिया मैनेज कर लेने से देश मैनेज नहीं होता है, मीडिया ही मैनेज होता है। मणिपुर मैनेज नहीं होता। पूर्वोत्तर का दौरा कर लेने और वहां 50 रैलियां कर लेने से वोट मिल जाता है, लेकिन समस्याओं का समाधान केवल उन्हीं से नहीं होता। सबसे बड़ी बात है कि समस्या सुलझा लेने का दावा कर देने भर से समस्याएं नहीं सुलझ जाती हैं। किसी भी राज्य में चुनाव आता है तो प्रधानमंत्री मोदी डबल इंजन के नाम पर वोट मांगने लग जाते हैं। इस डबल इंजन का कोई खास मतलब होता है क्या? केंद्र और राज्य में एक दल की सरकार होती है तो उस दल को ज्यादा पैसा मिलता है। इसे लेकर कोई तथ्य नहीं है, कोई समझ भी नहीं है, मगर यह एक नारा, एक फालतू नारे की तरह चला जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। और जब डबल इंजन वाले राज्य में हालात बेकाबू हो जाते हैं तो अक्सर केंद्र वाले इंजन का पता ही नहीं चलता है। हालत यह है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर कभी मैतेई समुदाय के छात्रों का धरना प्रदर्शन होने लग जाता है तो कभी कुकी समुदाय के छात्रों का। किस लिए? क्योंकि दिल्ली सुन ले और दिल्ली से चलने वाला गोदी मीडिया देश को दिखा दे कि क्या हो रहा है। 3 दिनों से कुकी समुदाय के लोग जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। कुकी समुदाय के साथ जो हिंसा हुई है उसका हाल बताने जमा हुए हैं, मगर यहां भी कोई मंत्री जाकर हाल लेने नहीं गया, जबकि प्रधानमंत्री शान से बताते रहे हैं कि पूर्वोत्तर से 5-5 मंत्री उनके मंत्रिमंडल में हैं। मणिपुर की घटना मणिपुर के विश्लेषण की मांग तो करती है, साथ ही गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की पूर्वोत्तर की नीतियों और दावों के भी हिसाब किताब की मांग करती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि पूर्वोत्तर में प्रधानमंत्री की नीति क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनकी चुनावी रैलियों को ही नीति समझने लगे हैं। रैली करना अलग बात है, वहां के लोगों के साथ मिलकर उनकी बातें सुनकर समस्याओं को सुलझाना बहुत अलग बात है। हर भाषण में आतंकवाद खत्म हो गया, आंदोलन खत्म हो गया, अलगाववाद खत्म हो गया और विकास विकास हो गया, ये हो गया वो हो गया। इसके बाद जब मणिपुर में हिंसा हुई तो महीने भर से भाषण ही गायब हो गया। कम से कम हिंसा रोकने का ही भाषण आ जाता। खुद मोदी विपक्ष में होते तो कहते प्रधानमंत्री मणिपुर तक नहीं गए। मणिपुर और पूर्वोत्तर की अन्य घटनाएं प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की राजनीति और मजबूत निर्णय की कमजोरियों को उजागर कर रही हैं। नेतृत्व की मजबूती निर्णय में नजर नहीं आ रही है, मीडिया के चुप हो जाने में नजर आ रही है। 1 महीने बाद के दौरे के बाद भारत सरकार राज्य के राज्यपाल की अध्यक्षता में शांति समिति गठित करने का शानदार आइडिया आया है। बताइए, जो घटना के पहले दिन से होना चाहिए था। राज्यपाल की अध्यक्षता में शांति समिति बनाने का आइडिया बता रहा है कि मुख्यमंत्री पर विश्वास नहीं रहा। और यह बात अमित शाह को भी समझ में आ गई होगी। अमित शाह का इंफाल से जो बयान आया है वो विकास के दावों के साथ लिपटा हुआ आया है, जबकि नजर आ रहा है कि एक राज्य हिंसा की चपेट में जल रहा है। क्या यह मौका है कि आप अपनी सरकार की अभूतपूर्व उपलब्धियों को गिनाते रह जाएं, खासकर तब जब वो राज्य हिंसा की चपेट में हो और सरकार का पता न चल रहा हो? संवेदना प्रकट करने में ही केंद्र को लगता है 1 महीना लग गया। भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस डबल इंजन की सरकार ने विकास के सारे पैरामीटर्स में अभूतपूर्व सिद्धियां हासिल की। ये 6 साल मणिपुर के इतिहास में विकास और शांति के 6 साल के रूप में जाने जाते हैं। शांति के कारण मणिपुर विकास के रास्ते पर चल पड़ा था। विगत लगभग 1 महीने से मणिपुर में हिंसक घटनाएं हुई है। सबसे पहले तो मैं जिन दुर्भाग्यपूर्ण नागरिकों की हाल की हिंसा में मृत्यु हुई है, इस सभी के परिवारों के प्रति देश के प्रधानमंत्री जी की ओर से, मेरी ओर से और भारत सरकार की ओर से इनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। यही तो पूछा जा रहा है कि 6 साल से शांति थी तो क्यों भंग हो गई? जंतर मंतर पर मैतेई समुदाय के प्रदर्शन में एक छात्रा का बयान मीडिया में छपा है। उसने कहा है कि यह सही नहीं है कि 6 साल से शांति थी।
ऊपर से दिखावा हो रहा था मगर तनाव भीतर भीतर पसर रहा था। मणिपुर में 3 मई से हिंसा हो रही है। 6 दिन बाद ही यानी 9 मई को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कह दिया कि हालात संभल रहे हैं। तब तक 60 लोग मारे जा चुके थे। उसके बाद भी हिंसा जारी रही और अमित शाह के दौरे के एक दिन पहले तक हिंसा होती रही, बल्कि उनके दौरे के दौरान गोलीबारी की खबरें आती रहीं। आप इतना तो देख सकते हैं कि जब जमीन पर हालात सामान्य नहीं थे तब भी सामान्य होने के दावे किए जा रहे थे। मणिपुर की हिंसा का आलम यह है कि देश के गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री को अपील करनी पड़ रही है कि शस्त्रागार से जो हथियार लूटे गए हैं उन्हें वापस कर दीजिए। वरिष्ठ पत्रकार सुशांत सिंह ने ट्वीट किया था कि 1 महीने के भीतर 2000 से 2400 हथियार लूट लिए गए और सरकार ऐसे बरत रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कल्पना कीजिए कि इसका 10वां हिस्सा भी पंजाब या कश्मीर में हुआ होता तो क्या प्रतिक्रिया हुई होती। और जिन लोगों के पास हथियार हैं उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने हथियार पुलिस के सामने सरेंडर कर दें। कल से पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन करेगी और कॉम्बिंग ऑपरेशन करने के बाद जिनके पास से हथियार मिलेंगे उन पर कठोर न्यायिक धाराएं लगाई जाएंगी। नोट कीजिए, यहां अपील हो रही है। कश्मीर होता या पंजाब होता या बंगाल होता तो कुछ और कहा जा रहा होता। सवाल है कि हथियार किसने लूटे और क्या लूटने दिया गया। बंगाल में किसी थाने में हथियार लूटने की घटना हुई होती तो अब तक एनआईए की टीम पहुंच गई होती। ईडी की टीम तो बस से ही रवाना हो जाती दिल्ली से, क्योंकि आजकल पता नहीं चलता कि कब कौन सा विमान उड़ने से पहले रद्द हो जाएगा। ईडी की हालत तो यह है कि पैदल ही दौड़ पड़ते बंगाल की ओर। रास्ते में ममता बनर्जी का कोई भतीजा या भांजा भी मिल जाता तो जांच एजेंसियां उसे थाने ले जाती। मगर मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई, आप कल्पना कीजिए, सैकड़ों हथियार लूटे जा रहे होंगे। उस समय शस्त्रागारों की क्या हालत रही होगी। राजधानी इंफाल में किस तरह का उत्पात और हिंसा का तांडव मच रहा होगा, यह सब आपको नहीं दिखाया गया क्योंकि उसी वक्त इंटरनेट बंद कर दिया गया। 26 मई तक पूरी तरह से इंटरनेट बंद रहा। कितनी अराजक स्थिति रही होगी। राज्य विहीन हो गया होगा वो राज्य। समझने वाली बात यह है कि पहले 1 हफ्ते के अंदर मई में तकरीबन 1400 हथियार लूट लिए गए, सेना से, पुलिस से, बाकी जगह पर जो कोत होती हैं, आर्मरीज होती हैं, वहाँ से। जब भारत के सेना अध्यक्ष वहाँ पर थे पिछले हफ्ते शनिवार और रविवार को, तब टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर दी करीबन 1000 हथियार लूटे गए हैं। इन करीब 2400 हथियारों में से सिर्फ 500 हथियार ही वापस आए हैं। इतनी बुरी स्थिति है। सेना को बुलाना पड़ा है, पैरामिलिट्री फोर्स एडिशनल भेजनी पड़ी है, आर्मी के बड़े अफसर वहाँ जा रहे हैं, गृह राज्य मंत्री वहाँ जा रहे हैं, गृह मंत्री वहाँ जा रहे हैं, तब भी स्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही है। यह पहला मसला नहीं है जब पूर्वोत्तर बेकाबू हुआ है। आपको याद होगा 2019 में नागरिकता कानून को लेकर ऐसा तनाव पैदा किया गया, ऐसे बयान दिए गए कि अवैध तरीके से घुसाए लोगों को आज ही निकालना है और संसद में विधेयक को पास कर आज ही कानून बनेगा। कानून बन गया लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ क्योंकि नियम नहीं बने। उस दौरान जब असम में हिंसा भड़की तो सरकार काबू नहीं कर सकी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे का शिखर सम्मेलन रद्द करना पड़ा। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री की पूर्वोत्तर की नीतियों को लेकर अनगिनत लेख छपते रहे हैं। इनमें इतना ज्यादा जोर होता है कि प्रधानमंत्री ने बहुत ध्यान दे दिया है, पूर्वोत्तर उनकी निगाह में है। इसके बाद भी वे शिखर सम्मेलन गुवाहाटी में नहीं कर सके। यह बात उन विश्लेषणों से गायब कर दी जाती है। जब मणिपुर जल रहा था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में रोड शो कर रहे थे। वे दिल्ली से बेंगलुरु जा रहे थे मगर दिल्ली से इंफाल नहीं जा सके। गृहमंत्री अमित शाह तो चुनाव के नतीजे आने के 2 हफ्ते बाद मणिपुर गए हैं। प्रधानमंत्री की पूर्वोत्तर की नीतियों की तारीफ में आप कई बार सुनेंगे कि पिछले 8 साल में 51 बार दौरा किया। यह अमित शाह का ही एक चुनावी बयान है, लेकिन एक बार भी लिखने वाले सवाल नहीं पूछते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकला 51 दौरों का। पूर्वोत्तर के दौरे के समय कई बार प्रधानमंत्री जनजातीय पोशाकों को धारण करते रहे हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन इतने भर से विश्वास नहीं बन जाता है। पोशाक के अलावा संवाद भी करना होता है, अपील भी करनी होती है, जो इस बार नजर नहीं आई। आपको समझना होगा कि 51 बार का उनका दौरा चुनावी रैलियों और चुनाव के लिए उद्घाटन का रहा होगा
या वहां के समुदायों के बीच के झगड़ों को सुलझाने के लिए था? वक्त आ गया है कि प्रधानमंत्री की पूर्वोत्तर की नीति को उनकी रैलियों की गिनती से नहीं, रिजल्ट से आंका जाए। साथियों, एक समय था जब मणिपुर को पहले की सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। जो दिल्ली में थे वो सोचते थे कि कौन इतनी तकलीफ उठाए, कौन इतनी दूर जाए। जब अपनों से ऐसी बेरुखी रहेगी तो दूरियां बढ़ेगी ही। मैं जब प्रधानमंत्री नहीं बना था, उससे पहले भी अनेकों बार मणिपुर आया था। मैं जानता था कि आपके दिल में किस बात का दर्द है, और इसलिए 2014 के बाद मैं दिल्ली को, पूरे दिल्ली को, भारत सरकार को आपके दरवाजे पर लेकर के आ गया। सरकार अब राहत और पुनर्वास के पैकेज तैयार करेगी और जिनकी जानें गई हैं उनके परिजनों को 10 लाख रुपए देगी। इस तरह के वीडियो को लंबा होना ही है। उम्मीद है आप वक्त निकालकर पूरा वीडियो देखेंगे। कितने ही भाषण हैं बीजेपी के नेताओं और केंद्र सरकार के मंत्रियों के पूर्वोत्तर में शांति आ गई है, आतंकवाद समाप्त हो गया है। लेकिन यह पूर्वोत्तर के राज्यों की समस्याएं अलग अलग रूपों में सर भी उठाती रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह को लेकर भी सवाल होते रहे हैं, होने चाहिए। क्या गृहमंत्री समय रहते इसे काबू पाने में नाकाम रहे हैं? क्यों नहीं गए? मुख्यमंत्री क्यों नहीं काबू कर सके? यह पहला मौका नहीं है जब पूर्वोत्तर के मामले में सरकार देर से जागी है। 25 जुलाई 2021 को असम और मिजोरम के मुख्यमंत्री तो ट्विटर पर ही आपस में भिड़ गए। कई घंटे तक दोनों मुख्यमंत्री ट्विटरबाजी करते रहे, तब भी प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का कोई बयान नहीं आया और ना इन्हें तुरंत रोका गया। घटना वाले दिन दोनों मुख्यमंत्रियों ने कुल 11 ट्वीट किए, लेकिन एक बार भी नहीं कहा कि अमित शाह का फोन आया था। असम सरकार मिजोरम की पुलिस पर आरोप लगाने लगी कि उसकी लाइट मशीन गन से 5 जवान मारे गए हैं, 50 घायल हो गए। उस दिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी श्रद्धांजलि तो दूर, दोनों राज्यों के बीच शांति की अपील तक नहीं आई। इस घटना के ठीक 2 दिन पहले गृहमंत्री पूर्वोत्तर के ही दौरे पर थे। शिलांग में अमित शाह ने 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों के साथ एक बैठक की और दावा किया कि पूर्वोत्तर में आंदोलन और आतंकवाद अतीत का हिस्सा हो चुका है। देर रात खबर आती है कि असम मिजोरम सीमा पर गोली चल गई, जिसमें असम के 5 पुलिसकर्मी मारे गए। 24 घंटे तक गृह मंत्रालय चुप रहा। आप पुरानी रिपोर्ट निकालकर देख सकते हैं। जुलाई 2021 में तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर मिजोरम सरकार ने एफआईआर तक कर दी थी। स्थिति इतनी बिगड़ गई थी। मणिपुर में जो पिछले 1 महीने के दौरान जो देखा गया, जिस तरह की हिंसा हुई है और जिस तरह की प्रतिहिंसा हुई है, और जो कि वहाँ की जो राज्य सरकार का जो रोल है इस हिंसा में, उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल जो ये खड़ा होता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे 1 महीने के दौरान चुप रहे हैं। उनके पास समय रहा है कर्नाटका में जाकर चुनाव प्रचार करने के लिए, उनके पास समय रहा है ऑस्ट्रेलिया में रैली करने के लिए, उनके पास समय है वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करने के लिए, राजस्थान में जाके अपने 9 साल के जश्न मनाने के लिए। पर जहां पर 80 से ज्यादा भारतीय मारे गए हों, 45,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हों, 2000 के करीब हथियार चुरा लिए गए हों पुलिस और बाकी सैनिक बलों से, ऐसी जगह पर प्रधानमंत्री की चुप्पी काफी खलती है। उनको शायद इस बारे में बोलना चाहिए और इस ऐसी जगह जाने की कोशिश करनी चाहिए। जब भी हालात बिगड़ते हैं, लगता नहीं कि डबल इंजन की सरकार हालात संभालने आगे आती है। गुवाहाटी में भारत जापान का शिखर सम्मेलन तक नहीं हुआ, असम और मिजोरम के मुख्यमंत्री ट्विटर पर आमने सामने भिड़ गए। मणिपुर में जो हुआ आप देख रहे हैं, बल्कि दिखाया ही नहीं जा रहा है आपको। इंफाल में कुकी समाज के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक का पैतृक घर भी जला दिया गया। जिस दिन हिंसा हुई उसके 2 दिन बाद भी सेना और असम राइफल्स ने फ्लैग मार्च की।
तब भी हालात सामान्य नहीं हुए। सेना के अलावा केंद्र से अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां भेजनी पड़ी। हम मणिपुर के जानकार नहीं हैं। मीडिया में जो छपा है उसी के आधार पर यह वीडियो रिपोर्ट बनाया है। बिल्कुल कई कमियां हो सकती हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि इस लंबे वीडियो को पूरा देखिए और उन कमियों के बारे में भी बताइए। हमारे आज के वीडियो में कुकी समुदाय को लेकर रिसर्च ज्यादा है, इसे असंतुलन ना समझें। अगले किसी वीडियो में मैतेई पक्ष से जुड़ी बातों को भी शामिल कर लेंगे। ज्यादातर कुकी समुदाय के लोग हैं, मगर इनमें हमर जोमी मिजो समुदाय के लोग भी हैं। 9 मई को ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि 60 लोग मारे गए हैं। अभी यह संख्या 80 के पार बताई जा रही है। 230 से अधिक लोग घायल हैं। 2 हफ्ते पहले मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने आंकड़ा दिया कि 1700 घर जला दिए गए, 35,000 लोग बेघर हुए हैं। मीडिया रिपोर्टों में छपा है कि 200 से अधिक चर्च जलाए गए हैं। 40,000 से अधिक लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। अमित शाह से कुकी समुदाय के नेताओं ने कहा कि आपके राज्य में होने के बावजूद हमारे घर जलाए गए हैं और 4000 घर जलाए गए हैं। 23 मई को पीटीआई ने रिपोर्ट किया है कि 7,500 लोग जान बचाकर मिजोरम में शरण ले रहे हैं। कुकी और मैतेई समुदाय दोनों के ही लोग राहत शिविरों में हैं। अमित शाह ने दोनों समुदाय के लोगों से बात की है और शांति की अपील की है। जंतर मंतर पर कुकी समुदाय के लोगों के धरने के बीच जाकर ही थोड़ा बहुत अंदाजा हो सकता है कि मणिपुर के हालात कितने गंभीर हैं। देखिए, यहाँ जनसंख्या जो आए हैं, स्टूडेंट कम्युनिटी आए हैं, ये ट्राइबल्स कम्युनिटी जो मणिपुर से हैं, जो कुकी जो कम्युनिटी मार से हैं, ये सारी कम्युनिटी आ रखी है यहाँ पे प्रोटेस्ट दिखाने के लिए कि स्टेट गवर्नमेंट तो कुछ सुन नहीं रही। स्टेट में वायलेंस 3 तारीख से अभी तक वायलेंस चलता आ रहा है। कुकी विलेजेस में अटैक होता जा रहा है और ये सरकार को हम ये भी बताना चाहते हैं कि कैसे इम्फाल एरिया में वेपन्स की चोरी हो रही है या तो वेपन्स उनको सौंपा जा रहा है। वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है आरंबाई तेंगोल या मैतेई लोगन के नाम पे जो काले कपड़े पहन के स्टेट कमांडो लीड करती है और ये पीछे से आके घरों को जलाती है। उसके अलावा अब क्या हो रहा है कि कुकी विलेजेस में जो कांगकुपी एरिया है या सुगलू एरिया है, बाकी अलग अलग एरिया में जाके कमांडो लीड करती है, कमांडो अटैक करते हैं, खाली करते हैं जमीनों को, उसके बाद ये आग लगाई जाती है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो। जो भी गन्स इन्होंने स्टेट आर्मरी से चोरी की है इम्फाल में, उसे वापस स्टेट को दे और प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो। उसी के साथ साथ एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में या लद्दाख में यूनियन टेरिटरी का जो दर्जा दे रखा है, कम से कम मणिपुर के अंदर भी यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाए या उससे उसके करीब कोई एडमिनिस्ट्रेशन हिल ट्राइबल्स लोगों के लिए दिया जाए। जिस समय गृहमंत्री अमित शाह का दौरा हो रहा था, तब भी कुकी बहुल गांवों में हिंसा की खबरें आ रही थीं। कुकी समुदाय के घर जलाए जा रहे थे। 10 कुकी विधायकों ने कुकी बहुल इलाके के प्रशासन को मणिपुर से अलग करने की मांग कर दी। इनमें से 7 बीजेपी के ही विधायक हैं। इसे लेकर मैतेई और नगा समुदाय की तरफ से विरोध हो रहा है, क्योंकि कुकी समुदाय के लोग अलग प्रशासनिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं। 9 साल के राज में प्रधानमंत्री मोदी दोनों समुदायों के बीच क्यों नहीं विश्वास पैदा कर सके? फिर उनकी पूर्वोत्तर की नीतियां क्या थीं? यह हालत क्यों हुई कि दोनों समुदाय के लोग एक ही प्रशासनिक छतरी के नीचे नहीं रह सकते हैं? आखिर कुकी लोग क्यों मुख्यमंत्री बीरेन सिंह से नाराज हैं? मुख्यमंत्री को लेकर कुकी समुदाय में शंका क्यों गहरी हुई है, इसका जवाब पता कीजिए। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद बीरेन सिंह कुकी और मैतेई एकता की बात किया करते थे, लेकिन पहले कार्यकाल के बाद से उनके बयानों को लेकर कुकी समुदाय आशंकित होने लगा। मणिपुर में गरीबी और बेरोजगारी के कारण कई समुदाय के लोग अफीम की खेती करने लगे हैं, मगर अफीम की खेती को लेकर उनके बयानों से कुकी समुदाय को लगने लगा कि मुख्यमंत्री पूरे समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, जबकि कुकी समुदाय के नेता ही अफीम की खेती की निंदा करते हैं। इसके लिए तो मुख्यमंत्री और बीजेपी का नेतृत्व ही जिम्मेदार माना जाए। ऐसे भ्रम तो आसानी से दूर किए जा सकते थे। यह सरकारी वीडियो है, मुख्यमंत्री मणिपुरी में बोल रहे हैं, मगर इसके अंग्रेजी सबटाइटल में देखा जा सकता है कि वे समुदाय का नाम नहीं ले रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि अफीम की खेती करने वाले किस समुदाय के लोग हैं, मगर वे दुश्मन नंबर 1 हैं। कुकी समुदाय को लगा कि ऐसे बयानों से उन्हें टारगेट किया जा रहा है। यही नहीं, बीरेन सिंह अवैध प्रवासी को लेकर बयान देने लगे। यह बीजेपी की राजनीति का केंद्रीय भाव रहता है।
खासकर पूर्वोत्तर में और बंगाल में। पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर किसकी बात करता है आप जानते हैं। ऑर्गेनाइजर में 2 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह का बयान छपा और लिखा है कि ड्रग्स के खिलाफ जंग छेड़ने वाले मुख्यमंत्री अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक और जंग छेड़ने जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजर से बात करते हुए मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि राज्य में जो मूल निवासी हैं वे दूसरे दर्जे के होते जा रहे हैं। विदेशी कुकी ने राज्य के जनजातीय लोगों की हर तरह की गतिविधियों पर कब्जा कर लिया है। इसी ऑर्गेनाइजर ने जनवरी 2022 में बीरेन्द्र सिंह की तस्वीर अपने कवर पर छापी थी और कवर स्टोरी करते हुए लिखा था कि बीरेन्द्र मणिपुर में भाजपा के लोकल ट्रम्प कार्ड हैं। जरूर म्यांमार से मणिपुर और पूर्वोत्तर के दूसरे हिस्सों में प्रवासी आए हैं, लेकिन इससे भी संदेश गया कि सभी को अवैध कहा जा रहा है और कुकी समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। इन बातों से अगर किसी समुदाय में भरोसा घटा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, अब आप समझ सकते हैं। जंतर मंतर पर कुकी समुदाय के लोगों के हाथ में जो बैनर हैं, पोस्टर हैं, उन पर लिखे हुए वाक्यों को पढ़ेंगे तो उनकी नाराजगी समझ आ जाएगी और कारण भी। सेव द कुकी ट्राइबल्स फ्रॉम बीरेन्द्र सिंह, स्टैंड विद द ट्राइबल विक्टिम्स ऑफ मणिपुर, how can you talk about peace when there is no justice? President rule right now, tribal lives matter, no more tears, no more pains. Stand against injustice, stop killing innocent tribal civilians. They call us refugees, illegal immigrants, yet they cry territorial integrity. केंद्रीय सुरक्षा बल हमें बचाने और शरण देने के लिए धन्यवाद, हम आभारी हैं। क्या यह बैनर इशारे में यह नहीं कह रहा कि राज्य की पुलिस पर भरोसा नहीं रहा? If Manipur government can't protect the people in capital city, how will they protect in the state? धरना स्थल पर एक बड़ा सा बैनर लगा है जिस पर उन कुकी, मिजो, जोमी, हमर नागरिकों के नाम है जिनकी मई महीने की हिंसा में मौत हो गई। इस पर लिखा है कि राज्य द्वारा प्रायोजित हिंसा में लोग मारे गए हैं, इनकी संख्या 83 बताई गई है। एक पोस्टर पर लिखा है, डियर मोदी जी, वी आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ इंडिया, डू आवर लाइफ नॉट मैटर। जंतर मंतर पर लाए गए ये बैनर बहुत कुछ कहते हैं। कम से कम कुकी समुदाय का पक्ष रख रहे हैं कि वे इस पूरी घटना को किस नजर से देखते हैं और उनके साथ क्या हुआ होगा। मेरा नाम ग्रेस है और मैं आज जंतर मंतर में खड़ी हूँ। हम यहाँ पे सॉलिडेरिटी मार्च कर रहे हैं और हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो आदिवासी हमारे भाई बहन हैं मणिपुर में, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनको अपने घरों से भगा दिया गया है और उनके जो गांव है वो जला दिया गया है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। इसका अध्ययन किया जाना चाहिए कि क्या जो खेल हिंदी प्रदेशों में खेला जा रहा है गोदी मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए, वही खेल मणिपुर में तो नहीं खेला जा रहा। ऐसा पढ़ने को मिल रहा है कि पिछले 2-3 वर्षों से सोशल मीडिया पर कुकी समुदाय के खिलाफ कई तरह के मीम चलने लगा, प्रोपेगेंडा फैलने लगा। प्रतिक्रिया में मैतेई के खिलाफ भी चला। ये वाली राजनीति कहां और किसके घर से आती है आप जानते हैं। एक समुदाय के प्रति प्रोपेगेंडा करते करते हिंदी प्रदेश एंटी मुस्लिम नफरत की आग में झोंक दिया गया। गोदी मीडिया दिन रात यही फैलाता रहता है। इन सब बातों को लेकर कुकी समुदाय अपने इतिहास और भविष्य को लेकर असुरक्षित हो गया। कुकी मानते हैं कि ऐतिहासिक रूप से पहाड़ों में रहने के कारण मैतेई राजाओं की सीमाओं की रक्षा उन्होंने की। प्रथम विश्व युद्ध में जब ब्रिटिश सेना यहां के लोगों को जबरन यूरोप ले जाना चाहती थी, तब गांव के प्रधानों ने अंग्रेजों से लोहा लिया। 1917-19 के बीच चले इस विद्रोह को फर्स्ट एंग्लो कुकी वॉर कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आईएनए में कुकी थे। आईसीएचआर ने मणिपुर में आईएनए म्यूजियम भी बनाया गया है। यह भी कहा जाता है कि मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों में से कुकी स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या ज्यादा है। लेकिन जब आप किसी समुदाय को टारगेट करने लग जाते हैं तो यही सब होता है। लोग अपना अपना इतिहास गिनने लग जाते हैं। अब विश्वास की ये चिंगारियां 19 अप्रैल से और सुलगने लग गईं जब हाईकोर्ट का फैसला आ गया। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र को भेज सकती है, इन्हें शामिल किया जा सकता है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद कुकी समुदाय को लग गया कि मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह के राज्य में उनके हित सुरक्षित नहीं हैं। वे इस बात का विरोध करने लग गए कि जनजाति में मैतेई समुदाय को शामिल नहीं होने देंगे। मैतेई समुदाय के लोग पहले ही हर जगह पर हैं, आरक्षण के बाद उनका प्रभाव और बढ़ जाएगा। इससे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से हाई कोर्ट के फैसले की कड़ी आलोचना की।
17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फैसला पूरी तरह और तथ्यात्मक रूप से भी गलत है, क्योंकि कोर्ट जनजाति लिस्ट में बदलाव करने के ऑर्डर नहीं दे सकता है। चीफ जस्टिस की मौखिक टिप्पणी को लाइव लॉ, बार एंड बेंच नाम की 2 वेबसाइट ने रिपोर्ट किया है। क्या आज इस पर अमित शाह ने कुछ कहा है? पता कीजिए। 19 अप्रैल से 3 मई के बीच काफी समय था केंद्र और राज्य सरकार के पास के हाईकोर्ट के फैसले के संदर्भ में इन बातों को लेकर संवाद किया जाता, स्थिति स्पष्ट की जाती, दोनों समुदायों की बात सुनी जाती और अपना पक्ष साफ किया जाता। लेकिन सरकार की उदासीनता से कुकी समुदाय में संदेश जाने लगा कि उनके हित अब सुरक्षित नहीं हैं। बीजेपी के ज्यादातर विधायक तो कांग्रेस से ही गए हैं, वे लोग चुप रहे। कारण जो भी रहा हो, जनता दल यूनाइटेड से बीजेपी में गए एक विधायक ने चुराचंदपुर में ओपन जिम का उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को बुला लिया। उनके दौरे का बहिष्कार होने लगा, फिर भी दौरा रद्द नहीं हुआ। उनके आने के एक रात पहले ओपन जिम में आग लगा दी गई, फूंक दिया गया। मुख्यमंत्री का दौरा भी रद्द हुआ। उसके बाद मणिपुर हिंसा की चपेट में उलझ गया। न्यायिक जांच में क्या इन बातों को स्थापित किया जा सकेगा कि कुकी की तरफ से जो कहा जा रहा है और मैतेई की तरफ से जो कहा जा रहा है, किसमें कितना दम है? चुनौती का काम है। लेकिन ओपन जिम के जलाए जाने की घटना के बाद जनजातीय नेताओं ने अपना प्रदर्शन खत्म भी कर दिया। तभी ऑल ट्राइबल्स स्टूडेंट यूनियन मणिपुर एटसम ने 3 मई को राज्य भर में एक शांति रैली का ऐलान किया। यह रैली दोपहर में खत्म हो गई। इस रैली के बाद लौटते हुए लोगों पर हमले की खबरें आने लगी। एंग्लो कुकी वॉर मेमोरियल गेट को नुकसान पहुंचाने की खबर ने भी कुकी समुदाय को और असुरक्षित और बेचैन कर दिया। उस दिन कुकी समुदाय के एक नौजवान की मौत ने दोनों समुदायों को आमने सामने कर दिया। कुकी समुदाय के लोगों का कहना है कि सब कुछ एक तरफा होता रहा। राज्य की तरफ से मैतेई समुदाय को रोकने का प्रयास नहीं किया गया, उन्हें छूट दी गई कथित रूप से। उम्मीद है अमित शाह अपने दौरे में इन बातों को लेकर तमाम तरह की भ्रांतियां शांत कर पाए होंगे। इन सब के बीच मुख्यमंत्री का बयान कि कुकी आतंकवादियों का हाथ हो सकता है, कुकी समुदाय में संकेत चला गया कि राज्य अब उनके साथ नहीं। दिल्ली में सुशांत सिंह जैसे वरिष्ठ पत्रकार मणिपुर में केंद्र की विफलता को लेकर लगातार ही ट्वीट कर रहे थे। हमने सुशांत सिंह की टिप्पणी को इस रिपोर्ट में शामिल किया है। तो मणिपुर महीने भर जलता रहा, यहां तक कि जब गृहमंत्री दौरा कर रहे थे तब भी सीमावर्ती गांवों में कुकी घरों के जलाने की खबरें आती रहीं। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ की खबरें आ रही थीं। अमित शाह ने जांच का ऐलान कर दिया है, मगर दोनों समुदाय के बीच जो भरोसा टूटा है उसे जल्दी कैसे बहाल किया जाएगा? यह भी पढ़ने को मिला कि कुकी समुदाय के पुलिस अफसर तक इम्फाल से बाहर चले गए। सरकारी कर्मचारी इम्फाल छोड़कर चुराचंदपुर चले गए, जो कुकी बहुल इलाका है। बहुत से लोग किसी तरह भागकर शिलोंग, गुवाहाटी गए हैं, दिल्ली भी आए हैं। कुकी समुदाय के लोग राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर खामखान स्वान हाउसिंग का एक लेख है। प्रोफेसर हाउसिंग मणिपुर के हैं और कुकी हैं। इस लेख के बहाने पहले हम कुकी पक्ष की बात करेंगे, मगर आपके स्क्रीन पर जंतर मंतर की तस्वीरें चल रही होंगी। इन्होंने भी लिखा है कि एंग्लो कुकी वॉर मेमोरियल गेट को नुकसान पहुंचाने से गुस्सा भड़का। उसी दौरान एक मैतेई ट्रक ड्राइवर का ट्रक टक्कर खाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के लिए रखी गई पानी की बोतलों के ऊपर से गुजर गया। उस ट्रक ड्राइवर को पीटा गया, जिसके जवाब में कांगवाई में कुकी समुदाय से जुड़े घरों पर हमला हो गया। क्या इन बातों से कोई राज्य जल भी जाता है? प्रोफेसर हाउसिंग समझाते हैं कि ये जो हिंसा है उसका भारत के अन्य इलाकों में हुई हिंसा से काफी मेल दिखता है। लगता है कि जैसे दंगों की पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार कर दी जाती है। जमीन को लेकर जनजातीय समाज को जो ऐतिहासिक रूप से संरक्षण मिला हुआ था उसे लगातार कम किया जा रहा था। 2015 में इससे जुड़े बिल को लेकर भी भयंकर प्रदर्शन हुए थे। पुलिस फायरिंग में 7 लोग मारे गए। उस साल 632 दिनों तक प्रदर्शन चला। कुकी जोमी हमर जनजाति के लोग जिन पहाड़ी क्षेत्रों में रहते आ रहे थे उन्हें संरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया। इसके बाद जनजातीय लोगों को अतिक्रमणकारी घोषित कर निकाले जाने की कार्रवाई भी तेज हो गई। कई गांव खाली करा दिए गए, चर्च गिरा दिए गए। इन सब के लिए जो प्रक्रियाएं बनाई गई थीं, आरोप लगा कि उनका पालन नहीं हुआ है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड द हिल एरियाज कमेटी बनी है, मगर इन सब से हितों की रक्षा नहीं हुई। उम्मीद है हिंदी प्रदेश के दर्शक इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं। जनजातीय कल्याण के मंत्री लेप्ताओ हाओकिप का घर भी जला दिया गया।
एक पूर्व मंत्री का भी घर जला है। प्रोफेसर ने लिखा है कि जनजातीय घरों को अप्रत्याशित रूप से निशाना बनाया गया, जिसकी प्रतिक्रिया में मैतेई घरों को निशाना बनाया गया। इस बीच आज खबर आई है कि गृह मंत्रालय के निर्देश पर मणिपुर के नए डीजीपी का पदभार त्रिपुरा काडर के राजीव सिंह को दिया जा रहा है, जो पी दोंगले की जगह अब मणिपुर के नए पुलिस प्रमुख होंगे। इंडियन एक्सप्रेस में प्रोफेसर हाउसिंग ने बताने का प्रयास किया है कि जिस तरह उत्तर भारत में सांप्रदायिक तनाव से पहले सोशल मीडिया और गोदी मीडिया के जरिए तनाव फैलाया जाता है, उसी तरह मणिपुर में हुआ। उन्होंने यह नहीं छिपाया कि मैतेई समुदाय के घर नहीं जलाए गए हैं, उन्हें निशाना नहीं बनाया गया, ऐसा भी नहीं कहा, मगर यह कह रहे हैं कि जिस तरह से और जिस तादाद में कुकी समुदाय को निशाना बनाया गया, उन इलाकों में मैतेई को भी निशाना बनाया गया। दो समुदायों के बीच अविश्वास पैदा कर दोनों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। आज के वीडियो में कुकी समुदाय की बात ज्यादा लग सकती है, लेकिन एक पक्ष को भी ठीक से समझ लें तो दूसरे पक्ष की बात समझ में आ सकती है। इस पोस्टर पर लिखा यह नारा शायद यही कह रहा है, कम्युनल सीएम मस्ट स्टेप डाउन, ही इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी। जनजातीय घरों और गांवों की तस्वीर मीडिया में नहीं है। सरकार को सारे बंधन अब हटा लेने चाहिए ताकि मीडिया कुकी और मैतेई समुदाय के इलाके में जाकर रिपोर्ट करे और हर पक्ष की तमाम बातें पारदर्शी तरीके से देश को दिखाए। बातों को दबाने से कोई लाभ नहीं होता। अगर बात होगी तो दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे को सुनेंगे, अपनी गलतियों को समझेंगे। इंटरनेट बंद करने से हिंसा तो बंद नहीं हुई, मगर अपनी बात कहने की बेचैनी बढ़ गई, जिसके कारण कुकी और मैतेई समुदाय के लोग जंतर मंतर पर आकर धरना प्रदर्शन करने लगे। हम बिल्कुल दावा नहीं करते कि सारी बातें पूरी तरह से इस वीडियो में आ गई हैं, मगर मणिपुर के बारे में थोड़ी बात तो जरूरी थी। अनुसूचित जनजाति में शामिल होने की मांग मैतेई क्यों कर रहे हैं और कुकी क्यों विरोध कर रहे हैं, इसे लेकर अलग से बात होगी, तभी समझ में आएगी। हमने बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया है। मैतेई समुदाय की तरफ से भी दिल्ली में 24 मई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुए। दिल्ली में पढ़ने वाले मैतेई छात्रों ने सरकार से मांग की है कि हिंसा के जिम्मेदार सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैतेई खिलाड़ियों ने कहा है कि अगर इलाके का विभाजन हुआ तो अपने पदक लौटा देंगे। कुकी मांग कर रहे हैं कि उन्हें अलग से प्रशासनिक अधिकार दिए जाएं। जंतर मंतर पर आए छात्रों ने कहा कि मणिपुर में अर्धसैनिक बलों का इस्तेमाल होना चाहिए। इन प्रदर्शनों में भी राज्य सरकार को दोषी ठहराया गया है। कुकी के प्रदर्शन में भी राज्य सरकार को ही दोषी ठहराया गया है। साफ है कि हालात बेकाबू थे, अभी साफ नहीं है कि काबू में आ गए हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।